हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर है जनवरी 2021 वाला। तो इसमें जो भी सीडीपी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये सभी पेपर आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन। पहला विकल्प है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तीसरा विकल्प है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। और चौथा विकल्प है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो खेल क्रिया के दौरान क्या हुआ कि रोहन रोने लगा, तो उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। यानी पिता का जो विचार है वह यह बता रहा है कि लड़के नहीं रोते हैं, सिर्फ लड़कियां रोती हैं। तो वह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में। पहला विकल्प है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव जॉन डीवी ने दिया था। ये अमेरिकी दार्शनिक थे, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। पहला विकल्प है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित यानी निष्प्रेरित करेगी। दूसरा है अधिगम के लिए पाड़ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा है छात्रों को प्रत्याहार यानी निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। और चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो एक गतिविधि के दौरान जब छात्र संघर्ष करते हैं तो अध्यापिका क्या करती हैं? संकेत, इशारे उन्हें देती हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह जो योजना है यह अधिगम के लिए पाड़ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा विकल्प है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्रथम कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तीसरा विकल्प है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। और चौथा है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो सामाजिकरण के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। पहला विकल्प है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और चौथा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह जोर देता है कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं, यानी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। पहला विकल्प है प्रथापूर्व, दूसरा है प्रथागत, तीसरा है उत्तर प्रथागत और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक।
तो अमूर्त संक्रियात्मक तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं ये उसका हिस्सा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रथागत, और इसी को ही कहते हैं परंपरागत। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये तीनों ही स्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। पहला विकल्प है सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा है गुणारोपण, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा विकल्प है संतुलीकरण। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। पहला विकल्प है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र और चौथा है स्कीमा यानी मनोबंध। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। चौथा विकल्प सही है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पहला विकल्प है अमूर्त सोच का विकास, दूसरा है विचार यानी सोच में केंद्रीकरण, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच और चौथा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो मुख्य गुण है वह है विचार यानी सोच में केंद्रीकरण। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, दूसरा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तीसरा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है और चौथा है विकास बहुआयामी है। तो केवल केवल वाले पहले ही काट दीजिए, जिसमें केवल लगा हो, सिर्फ लगा हो, ये प्रश्न के उत्तर नहीं है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। पहला विकल्प है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा है अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा है मूर्त अमूर्त सांवेदिक और चौथा है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 3 लिखी हुई हैं तो उन्हीं का क्रम बताना है। तो पहली होगी सांवेदिक, दूसरी होगी मूर्त और तीसरी होगी अमूर्त। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला विकल्प है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड और चौथा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो पूछा गया है कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। पहला विकल्प है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, दूसरा है अविभेदी समरूपी निर्देशों,
तीसरा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, और चौथा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो समावेशी का मतलब है सभी को समान रूप से शिक्षित करना, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला विकल्प है मंदित छात्र, दूसरा है विकलांग छात्र, तीसरा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और चौथा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार पूछा गया है कि किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला विकल्प है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तीसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, और चौथा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो पूछा गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला विकल्प है कम परिज्ञानिता यानी बोधगम्यता, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है अति सक्रियता, और चौथा है असतर्कता। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण पूछा गया है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अपसारी चिंतन यानी व्यापक चिंतन, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो सृजनात्मकता वह घटना है जिसमें कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, पहला विकल्प है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, दूसरा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तीसरा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, और चौथा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि जो शिक्षार्थी हैं वह विविध पृष्ठभूमियों के हैं, इसीलिए उदाहरण भी विविध विन्यासों से लेने चाहिए। अगला प्रश्न है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला विकल्प है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, दूसरा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहला विकल्प है बच्चे को दंड देकर, दूसरा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तीसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, और चौथा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। दंड वाला पहले ही काट दीजिए, याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तो हर बार यदि आसान क्रियाकलाप दिया जाएगा, अब दो विकल्प बचे हुए हैं, दूसरा और तीसरा, तो बच्चों को आसान क्रियाकलाप के साथ साथ जटिल क्रियाओं को भी करवाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है शर्मिंदगी, पहला विकल्प है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, दूसरा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
तीसरा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और चौथा है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी जो है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला विकल्प है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दूसरा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और चौथा है अनुकरण, नकल और दोहराना। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गई किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। पहला विकल्प है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। दूसरा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। और चौथा विकल्प है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो दंड वाला काट दीजिए, छात्रों को अलग करना है, समूह बनाना है, ये भी काट दीजिए, केवल लगा है ये भी काट दीजिए, एक बचता है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला विकल्प है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। और चौथा विकल्प है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? पहला विकल्प है उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। और चौथा है कोई उत्तेजना नहीं और कोई भय नहीं। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था पूछी गई है। उच्च भय होगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे, तो जिसमें उच्च भय लिखा है दोनों ही काट दीजिए। अब इसमें लिखा है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं और कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो जब कोई उत्तेजना नहीं होगी बच्चे सीखेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। उत्तेजना से ही तो बच्चे आत्म प्रेरित होते हैं, जिज्ञासु बनते हैं। और जब कोई उत्तेजना ही नहीं होगी तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला विकल्प है बच्चों की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और चौथा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला विकल्प है योग्यता सुधार्य है। दूसरा है योग्यता अटल है। तीसरा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा है असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए जो धारणा उपयुक्त है वह है योग्यता
सुधार्य है यानी सुधारने योग्य है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला विकल्प है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है बारंबार परीक्षाएं और चौथा है अन्वेषण और संवाद। तो कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो वह है अन्वेषण और संवाद। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा है स्वनियमन, तीसरा है आत्म केंद्रिता और चौथा है मनोवैज्ञानिक विकार। तो मनोवैज्ञानिक विकार तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एक कार्य कर रही है और साइना और स्वयं से बातें कर रही है कि कार्य पर वह किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो यह जो व्यक्तिगत वाक्य है यह स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तीसरा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और चौथा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। अब आप विकल्प को काटकर ही उत्तर पता कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों को नामांकित तो करना ही नहीं है, इसमें लिखा है विद्यार्थियों को नामांकित करना। योग्यता आधारित समूहों में भी विद्यार्थियों को नहीं बांटना है, तो ये भी गलत हो गया। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो क्या बाकी विद्यार्थी और क्या करेंगे? आप उच्च अंक वाले विद्यार्थियों की पहचान कर लेंगे, लेकिन ध्यान तो सभी का रखना है, तो ये भी इसीलिए गलत हो गया। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का यही लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? पहला विकल्प है केवल आनुवांशिकता पर, दूसरा है केवल पर्यावरण पर, तीसरा है न आनुवांशिकता न पर्यावरण और चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो बच्चे की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो पेपर था ये जनवरी 2021 वाला पेपर था। इसमें जो भी CDP के क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिए हैं और ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं मैं सभी करा दूंगी 7 जुलाई तक। 7 जुलाई वाला पेपर भी मैं करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।